हाँ, नमस्कार दोस्तों। हाँ, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले पहले जो दुआ सलाम का क्रम शुरू हुआ है, दीपा जी ने किया है। दीपा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं पहली बार लाइव कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले कविशाला जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उनके लिए इंस्टाग्राम से मैंने लाइव की कोशिश की थी। वो क्या है कि हम लोग उस जनरेशन के हैं जिनके बीच ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई और फिर वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंची कि हम लोग आज इतनी दूर बैठ के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे हम बैठ के हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो बहुत सार्थक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कविताओं से पे बात करना, कविताओं का मतलब ये होता है, कविताओं पे बात करने का मतलब ये कि कविता आप बोल रहे हैं तो कोई सुनने वाला हो। ऐसे समय में जब 21 दिन का लॉकडाउन हो, तो आप क्या कर सकते हैं? फोन पे कविता सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। अब ये एक नया जो माध्यम आया कि हम बजरिए फेसबुक के लाइव हों, तो ये वाणी की जो पहल है, मैं उस पहल का स्वागत करता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी और एक तरह से बहुत ही मतलब सार्थक सी पहल है। तो प्रवीण झा जी आ गए हैं। प्रवीण झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बात करेंगे कुछ कविताओं की बात करेंगे, कुछ अपने मन की बात करेंगे, कुछ आप लोग सवाल करेंगे, उस सवाल का जवाब देंगे। मैं कह रहा था जैसा कि हम बहुत कुछ नया कर रहे हैं, इस बीच आप लोग भी अपने अपने घरों से जहां से पे होंगे, आप भी कुछ ना कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे होंगे। नया कुछ सिखा रहा होगा, समय आपको सिखाता है नया। जैसे आज का जो टॉपिक है कि कठिन समय में कविता, तो कठिन समय में कविता जो है, सच ये है कि कविता होती ही कठिन काल में है। कविता का काल, कविता जब बहुत खुशनुमा माहौल हो, बहुत अच्छी चीजें हो रही हों, तब कविता के लिए संभावना बड़ी कम होती है। कविता की जो उर्वरक क्षमता है, वो तभी बढ़ती है जब कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई अवरोध हो। आप सोचिए, जिन देशों में जो युद्ध के देश हैं, मैंने बहुत पहले एक 52 फिलिस्तीनी कविताएं पहल ने छापी थी, अफ्रो एशियाई लेखक संघ के साथ मिलकर। युद्ध के मैदान में लिखी हुई कविताएं थी। तमाम जिन देशों में तानाशाही है, वहां से तमाम सारी कविताएं आपको देखने में आती हैं। हमारे यहाँ स्वाधीनता के दौर में, आंदोलन के दौर में, हमारे समय में जब ये शोषण की का चरम था, तो उस समय के दौर में आज भी तमाम सारे जो सवाल हैं, तो कविता कठिन समय में लिखी जाती है और कविता कठिन समय में काम आती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक कठिन समय में बैठ के और कविता पे चर्चा कर रहे हैं। आप ये देखिए दोस्तों,
कि एक जो शब्द था सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका हम पालन कर रहे हैं हम सब, लेकिन जैसे कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक पशु है, सोशल एनिमल, मैन इज सोशल एनिमल, तो हम सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कर सकते, फिजिकल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग हमने कर ली। अब सोशल कनेक्ट के लिए हमारे पास जो जो जरिए हैं, जिसमें एक सबसे खूबसूरत जरिया है कि इसमें तमाम सारे नए दोस्तों से बात हो रही है। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के 21 दिन में ये सोशल डिस्टेंसिंग का को कम करने का कि ये कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास ये माध्यम है। कविताएं दोस्तों, इस बीच में मैंने कई सारी कविताएं लिखी हैं और इन दिनों को केंद्रित करके भी कविताएं लिखी हैं। अमूमन मैं दिनों पे केंद्रित करके कविताएं लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ मित्रों की जिद थी, कुछ कहीं रिकॉर्ड होनी थी, कुछ सोशल इनिशिएटिव्स आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलते रहते हैं, तो उन सब की इच्छा थी, तो उसके लिए भी मैंने लिखा। तो मैंने उसको भी निकाल के रखा है, वो सब भी मैं आप सबको सुनाऊंगा। अभी थोड़े से और दोस्त आ जाएं, तब उसके बाद मैं इसमें, ये देखिए, ये लोग आ भी गए हैं और मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही है। एक सेकंड। हाँ, तो काम भर के दोस्त हो गए हैं, तो हम शुरू ही कर सकते हैं। अभी इस बीच में दोस्तों, पहली बार देखिए, हमारे यहाँ बहुत बार बार कहा जाता था कि जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये जैसे हर आदमी को लगता था मुफ्त का खाते हैं, घूस रिश्वत खाते हैं। सरकारी डॉक्टर हैं, कोई काम नहीं करते, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मतलब ये सारी बातें हम आपस में मतलब एक जो हमारे मन में रहती हैं नेगेटिव चीजें, उस चीजों को लेके हम बात करते रहते हैं। लेकिन आप देखिए, अब आपको लग रहा होगा, कल मैंने एक तस्वीर देखी, भोपाल की तस्वीर। एक डॉक्टर साहब अपने घर के दरवाजे पर पूरा प्रॉपर डिस्टेंस बना के करीब 3-4 मीटर दूर बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी, उनके बच्चे दूर से जाके उनको देख रहे हैं। दिल्ली में तमाम सारे डॉक्टर्स अलग अलग होटलों में रह रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और उन्होंने एक अपना सेल्फ क्वारंटाइन कर रखा है, जो उनको अगले दिन जाके इलाज करना है और उन पे भी खतरा हो सकता है। कई कई जगह डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन डॉक्टर्स के लिए जो है, मैंने एक कविता लिखी है। अभी कुछ दिनों में ये रिकॉर्ड होके और आप सबके पास पहुंच जाएगी। तो उस कविता को मैं आपको सुनाता हूं। उजले उजले कपड़े पहने, ये सारे डॉक्टरों को समर्पित है, पैरामेडिकल स्टाफ को समर्पित है, एम्बुलेंस के ड्राइवर को समर्पित है। ये समर्पित है उन सब लोगों के लिए जो हमारी सेहत के लिए फिक्रमंद है। उजले उजले कपड़े पहने, उजली उजली नीयत वाले, उजली है इनकी हिम्मत भी, उम्मीद के उजले रखवाले। उजले उजले कपड़े पहने, उजली उजली नीयत वाले, उजली है इनकी हिम्मत भी, उम्मीद के उजले रखवाले। उम्मीद के ये डॉक्टर हैं, ये नर्स भी हैं, ये वार्ड बॉय कंपाउंडर हैं। ये डॉक्टर हैं, ये नर्स भी हैं, ये वार्ड बॉय कंपाउंडर हैं। सन्नाटा चीरती सड़कों पर ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। ये डॉक्टर हैं, ये नर्स भी हैं, ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। सन्नाटा चीरती सड़कों पर ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ ये बंद, कि ये डॉक्टर हैं, ये नर्स भी हैं, ये वार्ड बॉय कंपाउंडर हैं। सन्नाटा चीरती सड़कों पर ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। इन खौफ भरे दिन रातों में उजले मन से ये डटे हुए हैं। इन खौफ भरे दिन रातों में
उजले मन से ये डटे हुए हैं, अपने अपने परिवारों से ये औरों की खातिर कटे हुए हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर ताले पड़े हुए हैं। एक बस इनके ही दरवाजे औरों की खातिर खुले हुए हैं। धड़कन के पहरेदार हैं ये, 24 घंटे तैयार हैं ये। धड़कन के पहरेदार हैं ये, 24 घंटे तैयार हैं ये। बीमारी के हर हमले पर इंसानों का हथियार है ये। जैसे जवान हूं सरहद पर, जैसे जवान हूं सरहद पर, वैसे ही तो तैनात हैं ये। बीमारी के बीमारों की खातिर तो ये भगवान की एक सौगात है ये। इनकी सौगात है ये। इनकी अनदेखी कोशिश को आओ मिलकर एक नाम लिखें। इनकी अनदेखी कोशिश को आओ मिलकर एक नाम लिखें। विश्वास लिखें इनको हम 100 बार सलाम लिखें। तो ये मुझे लगा कि मैं कवि के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे मैं जो अपना धर्म निभाता हूं वो तो मैं कर ही रहा हूं। हमारे साथी कर रहे हैं, तमाम सारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो मेरे भीतर का जो मेरा कवि मन है, वो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो समाज में जो लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उनको वो इस तरह से अपना उनका स्वागत करे, उनको सम्मान दे। अभी ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी कल इंदौर में एक घटना हुई कि लोगों ने डॉक्टरों पे हमले कर दिए। डॉक्टरों को खींच खींच के मार रहे हैं, उनको पत्थर फेंक रहे हैं। वो हमारी आपकी सेहत के लिए, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए और पूरी मानवता की सुरक्षा के लिए वो सारे डॉक्टर्स आजकल काम कर रहे हैं। तो हमें उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। और हमारे यहाँ कहा गया है धर्मशास्त्रों में भी कि कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, तो अधम कोटि का पाप है। तो मैं ये है कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन डॉक्टरों को के साथ इस तरह का कोई व्यवहार न करें, अलबत्ता उनको अपना सम्मान पेश करें। तो मेरी ये कविता समर्पण है उन्हीं डॉक्टरों के लिए। अब दोस्तों कुछ लिखा जा रहा है तो मैं कुछ अब आप लोग अगर कुछ चाहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ूंगा। जी हाँ, सुधीर भाई है मेरे दोस्त, उन्होंने लिखा है धड़कन के पहरेदार। क्या बात है। संजय अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ममता कालिया जी ने ज्वाइन किया है, वो मतलब मेरे लिए तो माँ तुल्य हैं और मेरे पूरे परिवार के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब एक मैं दूसरी कविता पढ़ता हूँ, ये ममता जी को ही समर्पित करके मैं ये कविता पढ़ता हूँ। ये कविता दोस्तों भी पिछले महीने 8 मार्च गुजरा। आप देखिए कि इस बीच जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 2-3 दिन 4 दिन पहले आपने सब तस्वीरें देखी, मजदूर सर पे थैला लादे अपने अपने गांव की ओर जा रहे हैं। हम जब मजदूर करते हैं तो मजदूर पुलिंग में आता है। मजदूर के मन में, हमारे मन में भाव मजदूरनी नहीं आती है। मजदूरों के बारे में हम कोई पेंटिंग बनाएंगे तो मजदूर ही बनाएंगे, बड़ी मुश्किल से कोई अगर महिला बनाएगी तो मजदूर नहीं बना देगी। जब ये मजदूर का हम परिवार बनाएंगे तो मजदूर काम कर रहा रहेगा, मजदूरनी चूल्हा फूकती रहेगी। ऐसा नहीं होता। मजदूरनी बराबर का काम करती है, चूल्हा भी फूकती है। ये कविता इस देश की महिला जो किसान खेती में काम कर रही हैं, उन महिला किसानों के लिए समर्पित है मेरी कविता, जो पिछले दिनों वायरल भी हुई और महिंद्रा ने इसको अपने सोशल इनिशिएटिव कैंपेन का हिस्सा बनाया। तो मैं वो कविता पढ़ रहा हूँ। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 85% काम खेतों का महिलाएं करती हैं। तो अभी जो है
ये उन महिला किसानों को समर्पित है, इस देश की तमाम महिलाओं को समर्पित है। और अभी तुरंत चूंकि ममता जी ने ज्वाइन किया है, तो मतलब ये मैं ममता जी को समर्पित करते हुए ये कविता पढ़ता हूँ, ममता कालिया जी को। कविता ये है, हक है तू फरियाद नहीं है। खेतों से खलिहानों तक ये घर आंगन में बटी हुई है। खेतों से खलिहानों तक ये घर आंगन में बटी हुई है। थोड़ा 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 करके 100 हिस्सों में कटी हुई है। सिली हुई है खुद मिट्टी में, फसल खेत में टांक रही है, जैसे धरती की किताब का एक एक पन्ना बाँच रही है। खेतों से खलिहानों तक ये घर आंगन में बटी हुई है। थोड़ा 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 करके 100 हिस्सों में कटी हुई है। सिली हुई है खुद मिट्टी में, फसल खेत में टांक रही है, जैसे धरती की किताब का एक एक पन्ना बाँच रही है। भूल गई है खुद को, अब तो इसको कुछ भी याद नहीं है। भूल गई है खुद तो अब को इसको कुछ भी याद नहीं है। इसको ये समझाना है कि हक है तू फरियाद नहीं है। बीज किसी का होता है और फसल किसी की होती है। बीज किसी का होता है और फसल किसी की होती है। खेत में खरपतवारों जैसी हालत इसकी होती है। बतलाना है इसको तो अब, सड़ी गली तो खाद नहीं है। हक है तो फरियाद नहीं है। बीज किसी का होता है और फसल किसी की होती है। खेत में खरपतवारों जैसी हालत इसकी होती है। बतलाना है इसको तो अब, सड़ी गली तो खाद नहीं है। हक है तो फरियाद नहीं है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये खेतों में खड़ी मिली है। सर्दी गर्मी या बारिश हो, हर मौसम में घुली मिली है। लकड़ी पानी चारा ला दे, पगडंडी से गुजर रही है, जैसे सबकी प्यास बुझाती नदी ढाल से उतर रही है। अपना दुख आंचल में ढक के खेतों में गाना गाती है। बादल देख के हंस देती है, सूरज देख के मुस्काती है। सब में तू हरियाली बोए, लेकिन खुद आबाद नहीं है। हक है तू फरियाद नहीं है। हमने जब खेतों से पूछा, फसलें बोली मौसम बोले। हमने जब जंगल से जाना, चिड़िया बोली पौधे बोले। सबकी पीड़ा पढ़ लेने में तेरा कोई जोड़ नहीं है। तेरी हिम्मत तेरी मेहनत इसका कोई तोड़ नहीं है। कोई नहीं है तुझसे बेहतर, कोई नहीं है तुझसे बेहतर, कोई तेरे बाद नहीं है। हक है तो फरियाद नहीं। तो ये दोस्तों, ये कविता हक है तू फरियाद नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं प्रेम भटनेरी साहब कह रहे हैं ऐसे मौसम में गजल भी हो जाए। तो जाहिर तौर पे गजलें मैंने उसको आखिर के लिए हमने बचाए रखा है। और अनिरुद्ध द्विवेदी हैं, नमस्कार। गीता श्री जी आ गई हैं, नमस्कार। उन्होंने लिखा है, भाई साहब नमस्कार। तो आपको बहुत बहुत बड़ा सा नमस्कार। और क्या बात है, मैं गांव के टच में जाती हूँ, वहीं जाती हूँ, धान रोपने के समय जाइए तो नज़ारा मिलेगा, फसलें भी रोपती हैं, गाती भी हैं। क्या बात है, सच है गीता जी। शायद वही अनुभूति हमारे मन में है कि मैंने गांव में देखा है, अपने खेतों में खुद भी काम करते हुए, और जो स्त्रियां काम करती हैं उनके साथ। सुधीर भाई ने लिखा है, धरती की किताब का एक एक पन्ना बाँचना है। हाँ सुधीर भाई, आप खुद भी इसको व्यक्तिगत तौर पे भी महसूस करते हैं, देखते भी होंगे। एल के दुबे मेरे साथी, मेरे सहयोगी, उन्होंने लिखा है कि बीज किसी का होता है, फसल किसी की होती है। नमस्कार एल के भाई। दीपा आपने लिखा है, बहुत सुंदर कविता है जी दीपा, आपको धन्यवाद। आप सबसे पहली पाठक दर्शक श्रोता जो भी हैं इसमें आप जुड़ी। अदिति, आज का दिन छोटा पड़ गया है, जीवन चारों ओर दीवारों में सिमट गया। सच अदिति, ये आपको इस आयोजन के लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई। और आप जो चूंकि नए जमाने की हैं, आप चीजों को सहेजती हैं, पुराने लेखकों से भी समन्वय, नई चीजों में भी इसको स्वीकार। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी वाणी की। गणेश वनी जी बहुत धन्यवाद। ममता जी ने लिखा है,
हक है तो फरियाद नहीं है, बहुत बहुत बहुत, मतलब मेरा मन खुश हो गया ममता जी ने इसे सुन लिया। गजलें, प्रेम भाई ने कहा था, प्रेम भटनेरी जी हनुमानगढ़ में रहते हैं, तो लिखा है कि मतलब गजलें तो जाहिर तौर पे गजलें भी सुनाएंगे, लेकिन पहले मतलब जो कुछ कविताएं हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा सुना लेते हैं, फिर गजलें सुनाते हैं, फिर मैं कुछ बात की गजलें सुनाऊंगा, और कुछ जो इस किताब से आप में बहुतों के पास ये किताब होगी, इतवार छोटा पड़ गया, तो इससे भी मैं कुछ सुनाऊंगा। ये वाणी प्रकाशन ने छापी है, इसके 2-3 संस्करण कर दिए वाणी वाणी प्रकाशन ने, और बहुत मन से अदिति ने इस किताब को, मतलब वो सारी किताबों के लिए वो प्रचार करती हैं, प्रसार करती हैं, लेकिन मुझे लगता है, जैसे और बाकी लेखकों को भी लगता होगा, कि वो मतलब मेरी किताब पे कुछ विशेष उनका स्नेह और कृपा रहती है। एक और मैं आपको कविता सुनाता हूँ कि अभी जो हमारे पास 21 दिन का समय है, इस दिन में हम क्या करें, ये दिन को हम कैसे उपयोग करें। तो ये मैंने अभी लिखा, इसके 2 बंद हैं, मैं सुना देता हूँ। ये भी आपको कहीं से वीडियो की शक्ल में आएगा, लेकिन तो मैं इसके बंद सुना देता हूँ कि ये क्या है। तो इसको मैंने जो विजुअलाइज करने की कोशिश की कि लम्हों के धागे हैं, लम्हों के धागे हैं, फुर्सत की सुई से रिश्तों की उधड़न को आओ हम सी ले जरा। लम्हों के धागे हैं, फुर्सत की सुई है, रिश्तों की उधड़न को आओ हम सी ले जरा, इस पल को जी ले जरा। ये पल जो ये पल जो मुश्किल लाया है, समझो कि मौका आया है। ये पल जो मुश्किल लाया है, समझो कि मौका लाया है, खुद से खुद को मिलने का, खुद अपने घर में घुलने का, बच्चों के संग कैरम खेलें, बूढ़ों के संग कुछ बात करें, अपनी मर्जी के दिन जी लें, अपनी मर्जी की रात करें। एहसास के ठहरे पानी में अरसे से जमा जो काई है, एहसास के ठहरे पानी में अरसे से जमा जो काई है, आओ काई को छीले जरा, इस पल को जी ले जरा। अदिति लिख रही हैं कि आप सबके सहयोग के बिना जाहिर तौर पे कवि तो ढूंढता रहता है कि कोई कहीं कोई सुन ले। मैंने किताब में भी जैसे लिखा है कि मेरी जो बहन है छोटी, अदिति भी मेरी छोटी बहन है, तो मेरी जो छोटी बहन है वो पुलिस के ऑफिसर हैं। अब अभी वो पहले जब वो पढ़ती थी इलाहाबाद में, तो मतलब मैं और किसी को तो सुना नहीं सकते थे घर में, तो उनको कविता, उसको लिखा मैंने, तो उसको सुनाना, बबीता बबीता सिंह नाम है, हो सकता है उसे लाइव की सूचना मैंने दे दी, हो सकता है सुन रही हो, तो मैं उसको पहले लिखा कुछ तो ये उसको जाके सुना देता था। पढ़ाई के दिनों में वो ऊपर वाले कमरे में चली जाती थी घर के, मैं नीचे, हम लोग अपना रहते थे, तो अचानक जैसे मैं कुछ कविता लिखी और मैं उठ के लगा कि अब मैं जाऊं उसको सुना के आऊं, तो अम्मा एक कोने से आती थी और कहती थी कि सुनो, तुमने कविता लिखी है क्या? मैंने जी। कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं। बोले उसको सुनाने जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ हाँ। बोले जाना मत, उसका एग्जाम है, तुम कविता सुना के डिस्टर्ब मत करना। तो हम तो ऐसे परिवार परिवेश से हैं जहाँ मतलब बड़ी मुश्किल से कोई श्रोता मिलता था, तो ये तो वाणी के प्रकाशन के जरिए और अदिति के संयोजन में इतने ढेर सारे दोस्तों से बात हो रही है, विनय शर्मा, प्रतिभा, ये सब लोग से बात कर रहा पा रहा हूँ, सब लोग सुन पा रहे हैं, और करीब, तो मैं कुछ अब गजलें पढ़ देता हूँ चूंकि 24 मिनट हो गया है, और ये कितनी देर का लाइव है ये मैं पूछना भूल गया था, तो ये वाणी की ओर से कोई मुझे मैसेज में लिख दे तो सुविधा होगी मुझे भी। तो मैं इतवार छोटा पढ़ गया से कुछ गजलें कुछ पढ़ूंगा, लेकिन आज रामनवमी है तो मतलब देर से शुरुआत करते समय आपको बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन मतलब अभी चूंकि
अ, अभी स्मरण आया कि मुझे राम वाले शेर पढ़ने हैं। तो रामनवमी की बधाई के साथ राम को प्रतीकों में रखकर लिखे गए मेरे कुछ शेर आपको नजर है, आपको भेंट है। अजहर सम साहब मेरे दोस्त हैं, रेलवे में बड़े अफसर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। तो अजहर सम साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। राधेश्याम शर्मा, राधेश्याम शर्मा ने थोड़ा ह्यूमर में लिखा है, भागो कभी आया। बिल्कुल भाई, भागो भागो, कहाँ भागोगे बच के। मतलब अब कवियों से कोई भाग नहीं पाया है। आपके आसपास इस प्रजाति का कोई ना कोई मिल जाएगा। ये छोटा मोटा कोरोना वायरस होता है कभी भी। तो मैं सुना रहा था कि राम पे जो मेरे कुछ शेर थे। 1 घंटे का लाइव है, ये वाणी से खबर मिली, तो मतलब एक तरह से इंटरवल हो गया है। तो मैं बाकी अगले हिस्से में गजलें पढ़ूंगा और कुछ बातें करूंगा। तो राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। मैं ऐसा करता हूँ, ये शेर तो फुटकर आपने सबने 1000 जगह सुन रखा होगा। मैं शेर की जो गजल है उसको मैं पढ़ देता हूँ। ये संयोग से इतवार चढ़ गया कि पहली ही गजल है। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। ये गजल मैं पहली बार कहीं पढ़ भी रहा हूँ, मतलब पूरी की पूरी। अमूमन तो एक ही शेर से काम चल जाता है। एक सुना दिया, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता, तो अच्छा अच्छा आप ही का है, ठीक है, तो हो जाता था। तो पूरे आप गजल सुनिए। आज राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। दुख देकर ही चैन कहाँ था जालिम को। दुख देकर ही चैन कहाँ था जालिम को, टूट तड़प भी चेहरे पर वो पड़ता था। शाम ढले ये टीस तो भीतर उठती है। शाम ढले ये टीस तो भीतर उठती है। मेरा खुद से हर एक वादा झूठा था। ये भी था कि दिल को कितना समझा लो। ये भी था कि दिल को कितना समझा लो। बात गलत होती थी तो वो लड़ता था। भूल भटक कर सबको ही याद आता है। भूल भटक कर सबको ही याद आता है। पुरखों का सच हर पीढ़ी में बोला था। मेरे दौर को कुछ यूं लिखा जाएगा, राजा का किरदार बहुत ही बौना था। सच ये है, जो ये शेर मैंने लिखा कि भूल भटक कर सबको ही याद आता है, पुरखों का सच हर पीढ़ी में बोला था। सच ये है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात मैंने भी थोड़ी देर पहले की, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। हमने बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी थी, इसीलिए शायद ये स्थिति आई है। मुझे लगता है कि हमने अपने लिए जीना शुरू कर दिया था। हमारे लिए अपनी बिजली, अपना पानी, अपना जनरेटर, अपनी अपनी गाड़ी, मतलब सब कुछ अपना, इतना ज्यादा अपना अपना हो गया था। पानी का दोहन, सब कुछ अपना। नेचर से हम इतनी बुरी तरह कट गए थे, उसका परिणाम था कि पूरी दुनिया में सबकी इम्यूनिटी इस लेवल पे आ गई कि कोई एक अदना सा, अदृश्य सा वायरस हम सबको डरा रहा है। हम सब उसकी दहशत से बैठे हुए हैं। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको डरने की जरूरत नहीं। तो इम्यूनिटी कमजोर क्यों हुई? कमजोर इसलिए हुई कि इंसानों ने नेचर के साथ जीना छोड़ दिया। तो ये शेर यही है कि भूल भटक कर सबको ही याद आता है, पुरखों का सच हर पीढ़ी में बोला था। अब मैं एक और गजल आपको पढ़ता हूं, इतवार छोटा पड़ गया से। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता। सच से लेकिन बेड़ा पार नहीं होता। झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता। सच से लेकिन बेड़ा पार नहीं होता। आप नफे में खुश हैं, हम घाटे में खुश। आप नफे में खुश हैं, हम घाटे में खुश।
रिश्तों का हमसे व्यापार नहीं होता। राम की शबरी जंगल में तो रहती है, राम की शबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। सुनना, सहना, चुप रहना, फिर हंसना भी। सुनना, सहना, चुप रहना, फिर हंसना भी खुद पर इतना अत्याचार नहीं होता। खुद से डरना, कश्ती पे भी शक करना, खुद से डरना, कश्ती पे भी शक करना, अब ऐसे तो दरिया पार नहीं होता। और एक शेर, इतवार, सब लोग कहते हैं आपको ऑब्सेशन है, इतवार पे मेरे बहुत सारे शेर हैं, किताब का नाम ही है इतवार, छोटा पड़ गया। तो ये है कि मैंने इतवार के कभी किसी शेर को रिपीट नहीं किया है, और शेर को मैंने आपको, अगर सारे इतवार के आप जो मेरे 8-10 शेर होंगे आप सुनेंगे तो आपको अलग अलग लगेगा कि हाँ ये फ्लेवर में यहाँ इतवार ही आता था। ये सच है, वो हर हफ्ते ही आता है। ये सच है, वो हर हफ्ते ही आता है। सबकी किस्मत में इतवार नहीं होता। और आप सबको समर्पित सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि सीधे सच्चे अच्छे भी हैं लोग बहुत, सीधे सच्चे अच्छे भी हैं लोग बहुत, कैसे कह दूं दो दो चार नहीं होता, झूठ कहूं तो दिल तैयार नहीं होता, सच से लेकिन बेड़ा पार नहीं होता। गणेश साहब, आपने बहुत सुंदर सा मैसेज लिखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुजाता पारासर ने भी ज्वाइन किया है, श्वेता पारासर ने ज्वाइन किया है। मेरी दोस्त सुजाता पारासर अंग्रेजी के नॉवेलिस्ट हैं, तो मैं उनका नाम खट से याद आ गया, तो उनको भी उम्मीद कर रहा था कि वो भी होंगी। तो श्वेता, आपको भी बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका बहुत धन्यवाद। क्या है कि मैं मेरे घर में जो ये मैं बैठा हूँ, एक खास ही लोकेशन पे ये वाईफाई कनेक्ट होता है, तो 1 घंटे तक चले, तो इसको मिल के आज सुबह से मैंने मेरे बेटे ने तलाश किया कि मतलब कहीं कट-कुट नहीं हो कोई चीज़, ताकि जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये मैं खास पोजीशन बना के एक जगह पे, तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा, सब अलग बंद-बंद करके, सब दरवाजे वगैरह उसी तरह से बंद करके मैं हम लोगों ने सेटिंग की है। प्रेम भाई, कुछ गजलें अगर आपके मन की हों, या आप में से कोई कुछ जो, मुझे मेरे दोस्त हैं, मुझे पहले से जानते हैं, तो आप वो भी लिखिएगा। मतलब फरमाइशी भी है ये लाइव, तो मैं वो भी पढ़ूंगा, और बाकी मुझे जो मिलता जाएगा मैं पढ़ता जाऊंगा। आप ये देखें, एक गजल के 3-4 शेर कि लायक कुछ नालायक बच्चे होते हैं, लायक कुछ नालायक बच्चे होते हैं, शेर कहाँ सारे ही अच्छे होते हैं। लायक कुछ नालायक बच्चे होते हैं, शेर कहाँ सारे ही अच्छे होते हैं, औरों के दुख में आंखें भर आती हैं, औरों के दुख में आंखें भर आती हैं, ऐसे आंसू खालिस सच्चे होते हैं। बच्चों की खुशियां ढेरों सुख देती हैं, बच्चों की खुशियां ढेरों सुख देती हैं, हाथ में उम्मीदों के लच्छे होते हैं। हम ही उल्टा सीधा सोचा करते हैं, हम ही उल्टा सीधा सोचा करते हैं, रिश्ते थोड़ी पक्के कच्चे होते हैं। जब आंखों का एक भरोसा ढहता है, जब आंखों का एक भरोसा ढहता है, सपनों के लाखों पर खच्चे होते हैं। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, तीखे कड़वे अक्सर सच्चे होते हैं। तो ये जो परखच्चे हैं, इस तरह के जो टिपिकल सारे तमाम सारे शब्द हैं, वो मैं गजलों में इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए कई सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि साहब ये गजल बहुत नाजुक फॉर्म है, और इसमें मतलब थोड़ा नजाकत से काम लीजिए। तो मुझे लगता है मतलब मैं कि जो नई चीज है, नाजुक फॉर्म है, लेकिन जैसे
अदम गुंडवी ने कहा था कि भूख के एहसास को सैरो सुखन तक ले चलो, अब अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, ये गजल माशूक की जुल्फों में थी उलझी कभी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो मुझे लगता है कि सब लोग, सारी शायरी सुंदर होती है, सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मान्यताओं से उसे लिखें, करें, अच्छी बात है। मेरा कि जो कठोर चीजें हैं, जो ठोस शब्द हैं, जो नई चीजें हैं, कि आपको पढ़ने के बाद आपको लगे कि कुछ ताजगी है, कुछ ताजापन है, तो वो मैं भरसक कोशिश करता हूँ। और मैं लिखता भी बहुत कम गति से हूँ। मतलब अगर आप मुझे देखेंगे तो मतलब मेरी शायरी में कोई खरगोश चाल नहीं है कहीं कभी भी। तो मेरी जो पहली किताब आई है, मेरे 25 साल के बाद मैंने गजलों का कलेक्शन बनाया। कुछ किताबें मेरी पहले आ गई थी, लेकिन गजलों का कलेक्शन बनाया। अगली किताब में 25 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि 25 साल का क्या भरोसा। तो लेकिन अगली किताब जो है, लेकिन इतनी जल्दी भी मैं किताब नहीं बनाऊंगा, गजलों की किताब तो नहीं बनाऊंगा। सुनीता बुद्धिराजा जी, नमस्कार। बहुत ही सीनियर साथी हैं और मीडिया कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे समझती हैं। हमारी फ़ोन पे बात होती है और बहुत आपका स्वागत है सुनीता जी, और बहुत ही वरिष्ठ हैं। और ये द्वारिका आ गए। द्वारिका मेरे जो दोस्त हैं, ये आईआईएम समेत तमाम सारी बड़ी जगहों पे ये प्रोफेसर रहे हैं, अभी डीन हैं। और बहुत मतलब द्वारिका और दीपक रमोला मेरे दो ऐसे छोटे भाई हैं कि जिनसे मैं सीखता हूँ। मतलब मैं इनसे सामने भी कहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, आप अपने छोटों से भी सीखते हैं। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल उनमें एक है। द्वारिका ने लिखी है कि इन्हें सब द्वारी सर कहते हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं। तो द्वारिका ने लिखा है कि मेरी गजल है, चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है। इसमें एक शेर संगम पे भी है, चूंकि इलाहाबाद मेरी रूट है, मैं वहीं से आता हूँ। रूट तो मेरा प्रतापगढ़, मेरा जो घर है वो प्रतापगढ़ जिले में है, लेकिन मेरा गांव इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के एकदम बीच का हिस्सा है। तो ज्यादातर सब पढ़ने लिखने के लिए बड़ा शहर होता है तो इलाहाबादी हो जाते हैं हम सब। तो अब आप शेर देखिए, इसमें आपको इलाहाबाद का भी एक शेर मिलेगा और राम का भी एक शेर मिलेगा। चांद, और ये गजल शकील अहमद साहब ने गाई भी है। एक उनकी सीडी आई थी सोच के मोती, उस सीडी का हिस्सा भी है। चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का धन ढूंढ रहा है। चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का धन ढूंढ रहा है। और आज के दौर के लिए एक शेर ये है कि कुछ पेड़ हैं नफरत की हवा जिनसे चली है, कुछ पेड़ हैं नफरत की हवा जिनसे बढ़ी है, ये बाग मगर अब भी अमन ढूंढ रहा है। संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है, औरों के में ही अच्छाई का धन ढूंढ रहा है। चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है। अनजान से खौफ को ढोता हुआ इंसान। अब आप देखिए, ये शेर मैंने 20 साल पहले की गजल है, आज आप लगेगा तो कि कोरोना वायरस पे लिखी। अनजान से खौफ को ढोता हुआ इंसान, अनजान से खौफ को ढोता हुआ इंसान अपने को बचाने का जतन ढूंढ रहा है। अनजान से खौफ को ढोता हुआ इंसान अपने को बचाने का जतन ढूंढ रहा है। गांव के हर एक ख्वाब में शहरों की कहानी, गांव के हर एक ख्वाब में शहरों की कहानी, शहरों में जिसे देखो वतन ढूंढ रहा है। गांव के हर एक ख्वाब में शहरों की कहानी, शहरों में जिसे देखो वतन ढूंढ रहा है। चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का धन ढूंढ रहा है। लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, हर शख्स ही सोने का हिरन ढूंढ रहा है।
विनय शर्मा जी ने लिखा है कि प्रेम भंडारी जी उदयपुर से हैं। हाँ, एक प्रेम भंडारी जी, अगर यहाँ प्रेम भंडारी हैं, मैं पढ़ना भूल गया था, तो उदयपुर से हैं, बहुत ही सीनियर साथी और म्यूजिक के बहुत गुणी व्यक्ति, और बहुत ही मतलब वो म्यूजिक को वो सहेजते बनाते सहेजते रहते हैं और बड़े आयोजन करते हैं अच्छे अच्छे वहां पे। अभी एक जावेद साहब का उनको सोलो वहां पे प्रोग्राम होना है, जावेद अख्तर साहब का, तो अभी हो नहीं पाया, हम लोग जावेद साहब से बात कर रहे हैं। तो ये कई सारे आयोजन वहाँ करते रहते हैं। तो आपको डॉक्टर साहब बहुत-बहुत नमस्कार। और रजनी गुप्ता ने ज्वाइन किया है। रजनी, आपका स्वागत है। और मुकेश सिन्हा ने ज्वाइन किया है। बहुत ही ये सोशल मीडिया के जरिए मिले दोस्त हैं, लेकिन मतलब कहते हैं ना, आप कनेक्ट होते हैं तो, लेकिन वास्तव में आप सोशल कनेक्ट और बिल्कुल आसपास के दोस्त हैं। द्वारिका ने लिखा है, आज के समय में यही हो रहा है। उदयपुर वह मेरा शहर है। बिल्कुल, उदयपुर आपका शहर है, लेकिन हम सब की फेवरेट जगह है। आप तो पढ़े हैं द्वारिका वहां पे। तो सबसे पहले एक और भी स्वागत कि शायद 100 के आसपास इसमें मुझे कमेंट क्या दिख रहे हैं। मैं एक और गजल पढ़ता हूँ। शायरी क्या है कि मतलब हम लोग, कविता के लिए ये कहा जाता था, नीरज जी कहा करते थे कि कविता ये है कि अगर आप कोई कवि सम्मेलन में जाए, तो जब वहां से वो कवि सम्मेलन से उठ के जाए तो उसके भाषा का स्तर थोड़ा उठ जाना चाहिए। ये होना चाहिए, हम उस चेतना से कविता को लेके आए, कविता को जो लोगों तक ले जाते हैं, उसी चेतना के जरिए ले जाना चाहते हैं। लेकिन आजकल तमाम सारा क्या हो गया है, तमाम सारा ये जो को हमने इवेंट और आयोजन बना दिया है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कुछ भी दाएं बाएं कुछ भी लिख देना, कुछ भी पढ़ देना। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को मैं शेर बनाया तो यूं कहा कि तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को ऐसी बदहाली में मत रख। तमाशे चुटकुले ताली में मत रख, अदब को ऐसी बदहाली में मत रख। जहर हो जाएंगे पकवान सारे, इन्हें एहसान की थाली में मत रख। जहर हो जाएंगे पकवान सारे, इन्हें एहसान की थाली में मत रख। ख्यालों का परिंदा कह रहा है, ख्यालों का परिंदा कह रहा है, मुझे आकाश दे जाली में मत रख। उदासी खून में घुल जाएगी फिर, उदासी खून में घुल जाएगी फिर, सुबह की चाय की प्याली में मत रख। तो ये आज के लिए भी शेर है कि आप डिप्रेशन से अपने को बचा के रखिएगा। दुनिया में जहां जहां ये कोरोना वायरस चल रहा है, वहां जाएंगे, दुनिया में मरेंगे ज्यादा लोग नहीं, आप लोग डरिए मत। तो मरने की संख्या ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मरे जैसे हो जाएंगे वो बहुत चिंता का विषय है। कि जो इकोनॉमी का डिप्रेशन, जो सोशल डिप्रेशन, जो हमारे पास डिप्रेशन आएगा, बाकी इंसान कभी इस तरह के विषाणु से हारा नहीं है। क्योंकि हम जब फ्रेंच फ्लू फैला था, तो उस समय की आबादी 1918 की आबादी के हिसाब से करोड़ों लोग मरे थे। वो आंकड़ा 5 करोड़ तक था पूरी दुनिया में। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल परहेज मत करिए और जुट जाइए, घूमिए, लेकिन आप बिल्कुल नाउम्मीद मत होइए। अगले 6 से 8 महीने में सब इसका इलाज, टीका सब आ जाएगा, जैसे जानकार मुझे बता रहे हैं। लेकिन उदास मत रहिए। शायद उदासी को तोड़ने के लिए ये आयोजन भी इस तरह के हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। उदासी खून में घुल जाएगी फिर, सुबह की चाय की प्याली में मत रख। शेर ये देखें कि बड़प्पन पेड़ से सिखलाते हैं हमको, बड़प्पन पेड़ सिखलाते हैं हमको, पके फल को कभी डाली में मत रख। और शेर ये है कि कमाने में बहुत कुछ खो गया है, कमाने में बहुत कुछ खो गया है, किसी को ऐसी कंगाली में मत रख। ये नीतू सोमवंशी लिखा है कि मेरे गांव की है ये लड़की है, मेरे गांव की, तो मैं इसे मतलब
अभी मिला नहीं है, जाहिर तौर पे मैं इसका चाचा या दादा टाइप का कुछ लगता हूँ। प्रेम भट्टेरी ने बहुत प्यार से लिखा है, व्यक्तिगत तारीफ है तो मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ, बस प्रेम भाई को कहता हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमेंद्र भारत बहुत ही ऊर्जावान हमारे छोटे भाई हैं, आईआईटीएन हैं और कानपुर में रहते हैं। अभी ये एक सोशल इनिशिएटिव भी चला रहे हैं कि फिजिक्स के क्लास चलाते हैं। ये बहुत लोगों को पढ़ाते हैं, इनकी कोचिंग बहुत इनका नाम है, ओमेन सर की क्लास का। लेकिन आजकल ये फ्री बच्चों को फिजिक्स के क्लास दे रहे हैं। आईआईटी के कोई भी लोग हों तो वो उनके फेसबुक पेज पे जाके और उनको सुन सकते हैं। बहुत ही सुबह से शाम तलक भीड़ में पलते चेहरे, एक गजल अजहर सम साहब ने कहा है, मैं उसको निकालता हूँ अभी। ये वाली गजल में पढ़ता कम होती, मुझे याद भी यूं भी याद नहीं रह पाती, लेकिन अजहर सम साहब इसको मैं ढूंढता हूँ साथ में पलट पलट के, तो जैसे आएगा वैसे मैं आपको सुनाता हूँ। एक से एक गजल मैं आपको और सुनाता हूँ, थोड़ा लंबे बहर की है। रिश्तों के उलझे धागों को, रिश्ते के उलझे धागों को धीरे धीरे खोल रही है। रिश्ते के उलझे धागों को धीरे धीरे खोल रही है। बिटिया कुछ कुछ बोल रही है, पूरे घर में डोल रही है। रिश्तों के उलझे धागों को धीरे धीरे खोल रही है। बिटिया कुछ कुछ बोल रही है, पूरे घर में डोल रही है। और शेर यह है कि दिल के कहे को आंखों ने बाजार में एक सामान चुना है। दिल के कहे को आंखें ने दिल के कहे से आंखों ने बाजार में एक सामान चुना है। दिल के कहे से आंखों ने बाजार में एक सामान चुना है। हाथ बेचारा सोच रहा है, जेब भी कुछ कुछ सोच रही है। रात की आंखें बाँच रहा हूं, कुछ कुछ तो मैं भाप रहा हूं। कुछ कुछ अंदर सोच रही है, कुछ कुछ बाहर बोल रही है। रात की आंखें बाँच रहा हूं, कुछ कुछ तो मैं भाप रहा हूं। कुछ कुछ अंदर सोच रही है, कुछ कुछ बाहर बोल रही है। एक अकेला कुछ भी बोले, कौन शहर में उसकी सुनता। एक अकेला कुछ भी बोले, कौन शहर में उसकी सुनता। पेड़ पे एक अकेली बुलबुल जंगल में रस घोल रही है। तो ये जो है रस घोलना नेचर का, आजकल आप सब लोग भी अपने आसपास झींगुरों की आवाज सुन रहे होंगे, पंक्षियों की आवाज सुन रहे होंगे। जब इंसानों ने दखल देना कम कर दिया, सड़कें सूनी हो गई, तो ये शेर भी आपको आज महसूस हो रहा होगा कि पेड़ पे एक अकेली बुलबुल, ये जो इंसानों का जंगल है, ईंट पत्थरों का जंगल है, यहाँ कोई भी अगर एक भी बुलबुल है तो रस घोल रही है, उसका रस आपके पास से जा रहा होगा। अजहर सम साहब मिल गई वो गजल, 117 नंबर पेज पे है। इस बीच में कादम्बरी संस्था की ओर से बहुत उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर गजल, बहुत ही स्वागत है आपका। और अजहर सम साहब ने जो कहा, मैं वो चार पांच शेर पढ़ रहा हूं उसके, कि सुबह से शाम तलक भीड़ में पलते चेहरे। अब भीड़ तो नहीं है आपके पास, भीड़ का एहसास होगा तो ये चेहरे आपको याद आ जाएंगे, कैसे कैसे चेहरे। सुबह से शाम तलक भीड़ में पलते चेहरे, जाने क्या कहते हैं बुझते कभी जलते चेहरे। अजहर साहब आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझसे ये इस गजल की फरमाइश की है, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं कहीं नहीं पढ़ता इसे। मुझे लगता है किसी को अच्छी नहीं लगती होगी, तो कभी किसी ने कही नहीं, तो मैं इसको कहीं पढ़ता ही नहीं। अब आज के बाद से पढ़ूंगा। सुबह से शाम तलक भीड़ में पलते चेहरे, जाने क्या कहते हैं बुझते कभी जलते चेहरे। ऐसी आंखें कोई उम्मीद जगाए किससे, ऐसी आंखें कोई उम्मीद जगाए किससे, जिनसे बसते हों तो बस रंग बदलते चेहरे, जिनमें बसते हों तो बस रंग बदलते चेहरे। क्या खबर किसकी तबाही का सबब बन जाएं, क्या खबर किसकी तबाही का
सबब बन जाएं अपने अंदर की दबी आग, उगलते चेहरे। कोई कितना भी जतन करके, कोई भी कितना भी जतन कर ले, कहाँ जाते हैं? कोई कितना भी जतन कर ले, कहाँ जाते हैं? दिल के छालों की तरह रहते हैं छलते चेहरे। हमको ले जाते हैं बचपन की हंसी यादों में, हमको ले जाते हैं बचपन की हंसी यादों में, कुछ चहकते से फुदकते से उछलते चेहरे। हमको ले जाते हैं बचपन की हंसी यादों में, कुछ चहकते से फुदकते से उछलते चेहरे, और एक उजाले के लिए खुद को बिठा देते हैं। आज समाज में तमाम सारे लाखों करोड़ों लोग जो दूसरों के लिए खाना पहुंचा रहे हैं, दूसरों के लिए मदद कर रहे हैं, उन सबको समर्पित ये शेर के एक उजाले के लिए खुद को मिटा देते हैं, रात भर मोम की मानंद पिघलते चेहरे। एक उजाले के लिए खुद को मिटा देते हैं, रात भर मोम की मानंद पिघलते चेहरे। सुबह से शाम तक भीड़ में पलते चेहरे, जाने क्या कहते हैं जलते कहीं बुझते चेहरे। अजहर साहब ने लिखा है, बहुत सच्ची गजल है, बिल्कुल। बहुत आपका धन्यवाद अजहर भाई। इतने दिनों से जो लोगों से न मिलजुल पाने का मतलब एक अवसाद तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कचोटता तो है ही है कि आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, जुल नहीं पा रहे हैं। अब नीचे भी जाते हैं, घर में बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं तो कोई नहीं कहता कि आइए चाय पी लीजिए। अमूमन ये होता था कि हम लिफ्ट में मिलते थे और चाय पीते हैं। तो ये भी दिन चला जाएगा। अशोक भैया मेरे बड़े भाई हैं, अशोक संत जी, जिनके आपने कभी व्यंग पढ़े होंगे, व्यंग लिखते हैं तो अशोक भैया। तो अशोक भैया जो है अपने घर के में ड्राइंग रूम में, वो थोड़ा सा उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो एबव ऑल है। तो उन्होंने घर पे अपने घर के कमरे पे लिख रखा था, ये कमरा हमेशा ऐसा नहीं रहता। तो मतलब ये कि अगर कमरा साफ है तो आप मान लीजिए कि ऐसा नहीं रहता हमेशा, और गंदा है तो आप ये मत सोचिए कि मतलब गंदा है, तब भी ऐसा नहीं रहता। तो ये दिन भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये दिन भी कट जाएगा। अच्छे अच्छे बुरे बुरे सारे दिन चले जाते हैं। और मधुकर तिवारी, मतलब बिल्कुल मेरे साथ मधुकर तिवारी ने काम किया, और बिल्कुल मैं बहुत जौनपुर से मधुकर तिवारी, और मेरे जो बृहत्तर परिवार है उसके सदस्य हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और गणेश माली जी कुल्लू से पहली बार सुन रहे हैं, मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं कुल्लू आज तक कभी गया नहीं, अब जाऊंगा जब जाने के दिन खुलेंगे। इधर हम लोग कई जगह जाने की योजना में थे, तो वो मौका ही नहीं आया, तब तक ये हो गया। तो बहुत स्वागत गणेश मनी साहब आपका। एक दो गजलें, 5-6 मिनट का आखिरी समय और पड़ा हुआ है। अब आप देखिए, हम घर में बैठे हुए हैं, कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी किताब पलटते हैं तो आपको लगता है कि यार ये लग रहा है आप आज ही के लिए लिख रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि हुआ क्या, कि मैंने एक गजल थी, वो तकरीबन तकरीबन मतलब 15 साल पुरानी तो होगी, वो इसमें है, इतवार छोटा पड़ गया में है। तो वो गजल जो थी वो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने के फेसबुक पेज पे वो पेस्ट की गई। वो उसके दो शेर लगे। वो ये लगा कि सरासर झूठ बोले जा रहा है, हुंकारी भी अलग भरवा रहा है, ये बंदर नाचता बस 2 मिनट है, ज्यादा पेट ही दिखला रहा है। तो ये लगाया वहां पे, और लगाने के बाद एक किसी नेताजी की फोटो लगा दी, कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला था। अब जो दूसरे नेताजी जिनकी फोटो लगी थी, उनके जो समर्थक थे, वो उस पे ऊट पटांग लिखने लगे, मेरे लिए भी लिखने लगे कि आप साहब इस तरह से उनके लिए सोचते हैं। तो बहरहाल तब मैं फेसबुक पे नहीं था, फेसबुक मैंने अभी 1-1.5 साल पहले ही ज्वाइन किया है। ट्विटर पे मैं था, मतलब लंबे समय से हूँ मैं, 2009 से। तो मुझे लोगों ने कहा, तो मैंने
कि भाई उसमें लिख दो कि ये 2016 की किताब आई है, उस किताब में है, और ये जनसत्ता का जो विशेषांक छपता था मुंबई से सबरंग का, उसमें ये कविता छपी हुई है। तो अब उसी तरह से उनको वो आज की कविता लगी। मैं जो जिक्र कर रहा था कि अब जो मैं गजल पढ़ने जा रहा हूं, ये भी आपको लगेगा कि आज का शेर है। आज शेर ये देखिए, गजल देखिए। आ जाए कौन कब कहां कैसी खबर के साथ, आ जाए कौन कब कहां कैसी खबर के साथ, अपने ही घर में बैठा हुआ हूं मैं डर के साथ। आ जाए कौन कब कहां कैसी खबर के साथ, अपने ही घर में बैठा हुआ हूं मैं डर के साथ। गर्मी की तेज धूप में कुछ फूल खिले हैं, गर्मी की तेज धूप में कुछ फूल हैं खिले, गर्मी की तेज धूप में कुछ फूल हैं खिले, बच्चे गली के खेल रहे दोपहर के साथ। और एक शेर ये देखें कि आंखों में ख्वाब दिल में उम्मीदों के कुछ दिए, आंखों में ख्वाब दिल में उम्मीदों के कुछ दिए, अम्मा ने ये बांध दिया है सफर के साथ। सूफी हैं अपने दौर के सुल्तान वही हैं, सूफी हैं अपने दौर के सुल्तान वही हैं, अपने उसूल पालते हैं वो भी घर के साथ। सूफी हैं अपने दौर के सुल्तान वही हैं, अपने उसूल पालते हैं वो भी घर के साथ। और कुछ सच थे जिन्हें जानता था मानता न था, कुछ सच थे जिन्हें जानता था मानता न था। अब सब समझ में आने लगा है उम्र के साथ, अब सच समझ में आने लगा है उम्र के साथ। अब मैं एक आखिरी गजल पढ़ता हूँ, इतवार छोटा पड़ गया से, चूंकि 57 मिनट हो गए हैं। तो मैं जरा पानी भी पी लूं। शेर देखें कि गलती पर टोका करते हैं घंटों तक समझाते हैं, गलती पर टोका करते हैं घंटों तक समझाते हैं, गलती पर टोका करते हैं घंटों तक समझाते हैं, बारिश के दिन घर के बूढ़े छाता भी हो जाते हैं। गलती पर टोका करते हैं घंटों तक समझाते हैं, बारिश के दिन घर के बूढ़े छाता भी हो जाते हैं। कुछ दिन इस घर कुछ दिन उस घर रहने की मजबूरी में, कुछ दिन इस घर कुछ दिन उस घर रहने की मजबूरी में, अम्मा बाबू भी बच्चों में दो हिस्से हो जाते हैं। और शेर ये देखिए कि जिनको हमने मिट्टी कंकर पत्थर कहकर फेंक दिया, जिनको हमने मिट्टी कंकर पत्थर कहकर फेंक दिया, बाहर से वो सोना बाहर से वो हीरा पन्ना मोती बनकर आते हैं। जिनको हमने मिट्टी कंकर पत्थर कहकर फेंक दिया, बाहर से वो हीरा पन्ना मोती बनकर आते हैं। जब तक घर थे तब तक तुझसे दिन भर लड़ते रहते थे। ये दो भाइयों का भी सच है, परिवार का भी सच है। जब तक घर थे, आज अब लगता है कि आप भाइयों के साथ कैसे छोटी छोटी बिना बात के भी झगड़े करते थे, आपको अपनी गलतियां भी याद आती। जब तक घर थे तब तक तुझसे दिन भर लड़ते रहते थे, बिछड़े हैं तो उस दिन से बिछले हैं तो उस लड़ने पर दिन दिन भर पछताते हैं। और एक अपनी अपने स्वीकार का एक शेर मैं पढ़ दूं, आज के सत्र का आखिरी शेर, कि जाने कैसे झूठ फरेबों में दुनिया जी लेती है, जाने कैसे झूठ फरेबों में दुनिया जी लेती है, जाने कैसे झूठ फरेबों में दुनिया जी लेती है, जाने कैसे झूठ फरेबों में दुनिया जी लेती है। हम जैसे तो छोटी छोटी गलती पर हकलाते हैं, हम जैसे तो छोटी छोटी गलती पर हकलाते हैं। ये रहा मेरा सत्र, ये 1 घंटा पूरा होने को आ रहा है। तो मैं अखबार का संपादक भी हूँ, तो मुझे पता है कि कितने शब्द की कॉपी चाहिए। तो अगर ये मुझे कहा गया है कि 60 मिनट, तो 60 मिनट, सिर्फ 60 मिनट
बहुत बहुत धन्यवाद।